वो अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए, अभी भी खोज रहे हैं। आप देखिए कि कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है। लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं है। क्या पहले यह संभव था? यह पहले संभव नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके इस प्रक्रिया को और तेज बना दिया है। दिन दुनी रात चौगुनी, इस तरह से उसका स्पीड काफी बढ़ा दिया है। इस प्रोसेस में एक ऐसा मीडिया आ गया है जिसके पास इतना पावर है, जिसका काम था कि व्हाट्सएप में या ट्विटर में इस तरह के जो गुंडे लोग आ गए हैं, जो राजनीति में हम मान्यता दे रहे हैं। आईटी सेल के लोगों को हम बुलाते हैं टीवी के चैनल शो में, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, गलत वीडियो जारी करते हैं, उनको हम टीवी के डिबेट में बुला के मान्यता देते हैं। तो मीडिया जो है वो इस खेल में लग गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी का जो ये दौर है, इसमें कोई सूचना नहीं है, तो आपको कोई घाटा नहीं होगा अगर आप नहीं देखेंगे। आप इतने नकारात्मक नहीं, मैं ये पॉजिटिव बात बोल रहा हूं। मेरे अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल रहे हैं। हमारा जो मेन काम है, इसमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। हमारा काम देखिए, मैं रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली सफलता के 100 मंत्र जैसी किताब नहीं बेच रहा हूं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। ये नकारात्मक बात नहीं है। अपने समय को अपनी समझ से, अपने तथ्यों के साथ अगर मैं बोल रहा हूं, ये सकारात्मक बात है। नकारात्मक इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास नहीं आते, प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू देते हैं, आप एक ब्लैक बैकड्रॉप में लंबी सी एक तकरीर पेश कर देते हैं। वो नकारात्मक है। वो दुनिया के इतिहास का एक बेहतरीन टेलीविजन प्रोग्राम है। उसमें क्या था? ब्लैक स्क्रीन में वो शोर था, जो आप तथ्यों, तर्कों और सूचनाओं को हटाकर एक शोर पैदा कर रहे थे। उस शोर के खिलाफ वो प्रोग्राम था, उसमें क्रिएटिविटी थी। वो नकारात्मक प्रोग्राम नहीं है। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखेंगे टेलीविजन में, तो उस तरह का प्रोग्राम नहीं था। बहुत ही डेयरिंग प्रोग्राम था वो। और वो अगर कोई भी टेलीविजन की कला को समझता है तो वो ये बात समझ सकता है। वो नहीं आते हैं, वो उनकी समस्या है। मैं उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता। सवाल मेरा नहीं है। मरते तो बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग मारे जाते हैं। कौन रो रहा है दिल्ली के दंगे में जो लोग मारे गए? सवाल एक आदमी के मरने का नहीं है, सवाल है उस लोक व्यवस्था के खत्म हो जाने का। और जिसको खत्म होने में इस समय के मीडिया की बड़ी भूमिका है। और इसको अब कहा नहीं जा रहा है, ये उस वैचारिक रंग ढंग में ढल गया है। तो अब इसका मानव संसाधन इतना बर्बाद हो चुका है कि हो सकता है कि लंबे समय में ठीक हो जाए, पर हम और आप अपने बेहतर और सक्रिय दिनों में इसे ठीक होते हुए नहीं देख पाएंगे। मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश। आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको। लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ मिलियंस आप तुलना कर लीजिए। नहीं, तुलना नहीं, वैसे बता जरूर उनको। मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना टीआरपी आती है तो वो गलत है, हाँ, उसको नहीं मानते। पर यूट्यूब पे उसी प्लेटफॉर्म मैंने उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं, इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको। सर, आप मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी क्या कहा कि आईटी सेल वालों को बुलाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सर, जैसे आईटी सेल वाले अगर गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी, जो जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा है, उसको बुलाकर भी टीवी वाले गलत करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप जब आते हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, तो जैसे मानक सर ने कहा कि दोनों तरफ मीडिया बटा हुआ है। तो सर, जिस तरह एक तरफ गोदी मीडिया, दोनों तरफ नहीं बटा हुआ, मीडिया अब एक ही तरफ है। हाँ। सवाल ये है कि जिस तरफ जैसे गोदी मीडिया है, तो दूसरी तरफ लुटियंस मीडिया भी है, ये मानना पड़ेगा। ये जो आपने इस्तेमाल किया है वो ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोदी मीडिया है वही लुटियंस मीडिया है, समझे? मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर मैं बोलता था कि ये लाल पत्थर पत्रकारिता है, यहां से निकल के वहां से लेके बाइट ले लो, इजी जर्नलिज्म है, लेजी जर्नलिज्म है। तो इसलिए आपने कन्हैया कुमार का उदाहरण दिया, 2 साल हो गए हैं, उस वीडियो का भी कुछ पता नहीं है, ठीक है?
अब मुकदमा आ रहा है तो आप आरोप पे कह रहे हैं कि उसको कर देने के लिए, ठीक है। तो वो बुलाया गया था, आप टीवी वालों से पूछिए क्यों बुलाया गया था। उसलिए बुलाया गया था उसका पक्ष जानने के लिए, ठीक है, उसका पक्ष जानने के लिए। अगर कोई नारा लगा देने से, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कानून भी तो है, देश का कानून भी है, वो देशद्रोही नहीं हो जाता। वो नहीं होता तब भी लोग उसको देशद्रोही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी रवीश एक और दिक्कत हो गई है। ये देशद्रोह, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क ही मिट गया है। आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, राजद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोह नहीं कर रहे हैं, पर ये अंतर मिट चुका है आज की तारीख में। मतलब अब तो आज का अगर माहौल होता तो लोग इमरजेंसी के समय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से झुक गया था उसकी आलोचना ही नहीं कर पाते, आज का अगर माहौल होता तो। लेकिन तब आलोचना हुई थी। खन्ना साहब एक जज थे जो खड़े हुए, तो उनका इतिहास में नाम है ना, इसीलिए चीफ जिनका नाम जस्टिस नहीं बन है, पाए, इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, क्योंकि वो खड़े इसलिए हो नहीं गए। बन पाए। हाँ। लेकिन तब लोगों की निगाह थी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गलत हुआ है, और आज जनता चली आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। पत्रकारिता की बात हमेशा होती रहती है। आप बताइए हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए हाँ। कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते हम। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़े, ऐसा थोड़ी है कि मैं छोड़ दूंगा कहना। कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कभी किसी का फैन नहीं बनना चाहिए। आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं 30 दिन उस पर करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? सर एक क्वेश्चन है सर, आपने पार्टीशन की बात की। जब भारत बना आज़ादी के बाद, ऐसा भारत, हमारा विजन बहुत ब्रॉड था। हम गुटनिरपेक्षता की बात करते थे, लेने से ज़्यादा दुगना देने की बात करते थे, पंचशील। लेकिन उसके बाद हमने इमरजेंसी भी देखी, कई सारे ऐसे फेजेस भी देखे, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। और आज की हालत हम सब जानते हैं कि एक ऐसा नागरिक भी हम सब विश करते एक कम्युनिटी को देश से बाहर निकालने का। तो सर ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश का नेचर ही चेंज हो गया है? हमारा वो ब्रॉड विजन क्यों खो गया है? इतना नैरो विजन क्यों हो गया है सर? हम देखिए, इसके कुछ हिस्से का जवाब टेक्नोलॉजी तंत्र से दिया जा सकता है, एक नया तंत्र जो खड़ा हुआ उससे भी दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत जिस रूप में आज़ाद हुआ, जिन सपनों के साथ आज़ाद हुआ, वो उसी दिन पूरे हो गए। ऐसा नहीं था। डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी एक पैकेज प्रोडक्ट नहीं है। वो आज आपने सबने मिलके जिस रूप में बनाया, हो सकता है कल वो खत्म हो जाए। तो आपको रोज इसको गढ़ना पड़ता है। पहले के दौर में हम जाते थे तो चाहे वो किसकी स्टोरी के खिलाफ लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, उस आदमी को उससे मतलब नहीं था। मतलब ये था कि हमारे दरवाजे पे पत्रकार आया है तो पानी पिलाता था। हर दौर में लोग फिसलते हैं, हर उस दौर के बाद लोग संभलते भी हैं और अपनी तरह से देश को, दुनिया को, समाज को गढ़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी गिर रहे हैं, गिरकर अब संभलना होगा। वो नहीं संभलेंगे, लेकिन नहीं संभलेंगे भी। वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हम रहते हैं। और आपको जो बातें कही रवीश ने, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।